कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं MMPC 005 क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन। पिछले 5 सालों के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि नॉन न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि आप लोगों की एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी मेरे ट्यूशन क्लास स्टूडेंट्स की कि भाई आप ऐसा कीजिए कि हमें ना न्यूमेरिकल सॉल्व हो नहीं पाएंगे, इतनी जल्दी हम सीख नहीं पाएंगे, तो कोई नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सेट लेकर आए। तो गाइज़ मैं पिछले 5 साल के क्वेश्चंस का ये सेट लेकर आया हूँ और ये टॉपिक वाइज है, जिससे आप टॉपिक को भी इफेक्टिवली एनालाइज कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो गाइज़ बने रहिए इस पूरी वीडियो में, तभी आप इस थोड़े से टफ एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है, तो आप कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाना ना भूलें अपने एग्जाम के अंदर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड अप्रोचेस से क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डिफाइन करना है एंड डिस्कस द क्लासिकल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड सब्जेक्टिव अप्रोच विद एग्जांपल। देखिए जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है ना, वो डील करती है रैंडम इवेंट्स को के साथ। जो दो नंबर्स के बीच में 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यूज़ होती है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी फेयर कॉइन को टॉस करूँगा तो उसके हेड आने के चांसेस होंगे 1/2, क्योंकि दो में से एक ही रिजल्ट तो आएगा, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 1/2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन लॉन्ग रन ऑब्जर्व डेटा। दूसरा जो हमें टॉपिक है, लॉन्ग रन ऑब्जर्व डेटा क्या है। मान लेते हैं कि हमारी मशीन हम चला रहे हैं, 1 बार चलाई, 2 बार चलाई, 3 बार चलाई, ऐसे 100 बार चलाई, तो 100 में से कितनी बार ख़राब हुई, 100 में से 3 बार हमारी मशीन ख़राब हुई। तो ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो अप्रोच है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा डेटा हमारे पास ऑब्जर्वेशन का है। तीसरा है सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच के अंदर हम पर्सनल जजमेंट या ओपिनियन के बिहाफ पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी को लगाते हैं। जैसे कि कोई मैनेजर है वो एस्टिमेट करता है कि इस बार ये जो प्रोजेक्ट हम लोग रन कर रहे हैं उसके सक्सेस होने के चांसेस 70% हैं। जैसे मैं इस वीडियो के ऊपर लाइक आने के चांसेस मान रहा हूँ कि इस वीडियो पर लाइक आएंगे 5% के आसपास, जितने इसमें व्यूज़ होंगे उतने लाइक्स इस वीडियो पर होंगे। सो गाइज़ वीडियोज़ को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, मैं आप लोगों से पहले ही ये मांग रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। ये पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना है, राइट। ओके चलिए नाउ, सो व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज़ अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ इज़ प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूजफुल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी बहुत ज़्यादा मदद करती है मैनेजर्स की अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए। अगर मैं कोई भी कंडीशन, कोई भी रिस्क है जो अनसर्टेन है, कभी भी क्या हो सकता है, उसका आउटकम हमें पता नहीं लगेगा, तो उन एरियाज़ में हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज़ करके उसके आउटकम को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि डिमांड फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग। सो मैनेजर्स प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं कि कौन सा इवेंट कब होने वाला है, जिससे वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ कर सके, उनके एलोकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सके और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया जा सके इन कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के अंदर शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग फोरकास्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, फोरकास्ट इज़ वाइटल फॉर इफेक्टिव बिजनेस प्लानिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म डिसीजंस। देखिए फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस की प्लानिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। अब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फोरकास्टिंग के लिए बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन क्या है, अगर मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्य में आने वाली घटनाओं को पहले से ही बता देना। भविष्य में क्या होने वाला है उसको मैं पहले से ही बता दूंगा, दिस इज़ व्हाट फोरकास्टिंग। अब शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन क्या है कि मेरे पास कितना माल है, कितना माल मैं और रखना चाहूँगा, तो इन्वेंट्री प्लानिंग के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं, वर्क फोर्स शेड्यूलिंग के लिए यूज़ करते हैं, डेली प्रोडक्शन टारगेट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फोरकास्टिंग शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन है। मीडियम टर्म एप्लीकेशन है, हम बजट प्रिपेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर सेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए, सीजन की डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए हम लोग मीडियम टर्म एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, यानी कि मीडियम टर्म के लिए फोरकास्टिंग का यूज़ करते हैं। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर हम बढ़िया से ये जो फोरकास्टिंग है वो करेंगे तो हमारी बिजनेस प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, हमारे पास जो वेस्ट होगा वो कम हो जाएगा, हमारे स्टॉकआउट्स कम होंगे और जो सप्लाई है वो कस्टमर डिमांड के बिहाफ पे बनी रहेगी। तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और इस बिज़नेस की स्टेबिलिटी के लिए फोरकास्टिंग ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं,
एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन बिजनेस। देखिए लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के लिए हाई लेवल स्ट्रैटेजिक डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली हम फोरकास्टिंग जब लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो वो किन किन चीज़ों में सपोर्ट करता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कितने समय के लिए कितना पैसा कहाँ पे हमें जो है लगाना है। मार्केट एक्सपेंशन डिसीजन, अगर मुझे अपने मार्केट में नए नए बिजनेसेस को ट्राई करना है, अपनी ब्रांचेस ओपन करनी है, तो उसके बिहाफ पे मैं ये डिसीजन लूँगा, राइट। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, क्या मेरे प्रोडक्ट के अंदर अभी कोई चेंजेस और लेकर आने हैं, जैसे मान लेते कोका कोला ने नए फ्लेवर्स लॉन्च कर दिए। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे डाइवर्सिफाई करना है मुझे, उसके बारे में मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाकर फोरकास्टिंग करूँगा, राइट। सो इट इनेबल्स मैनेजमेंट टू एंटिसिपेट फ्यूचर ट्रेंड्स, कि भविष्य में क्या चीज़ें चेंज होने वाली है। आप लोगों को पहले पता होगा क्या कि अब नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे, जैसे कोका कोला में इतने सारे वेरिएंट्स आ जाएंगे, या फिर मोबाइल फ़ोन में इतने सारे वेरिएंट्स आ जाएंगे, या आपके मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या जो भी आप सिस्टम्स आप यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर इतने सारे वेरिएशंस आ जाएंगे, क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेंड से इनको एंटिसिपेट करने के लिए हम लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग का यूज़ करते हैं, और यही मदद करता है हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाने के लिए। इसे हमें लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के को इवेल्युएट करने में भी हम इसे यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन करता है ये, और हमारी एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक कंडीशन के साथ भी मैच करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करते हैं, राइट। डेमोग्राफिक चेंजेस को भी ये अपने साथ लेकर चलता है, जिससे हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती लॉन्ग टर्म प्लान बनाते समय। नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों टाइप के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज सैम्पलिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, राइट। तो सैम्पलिंग क्या है, बेसिकली जब हम बहुत सारे नंबर्स में से किसी एक पर्टिकुलर रैंडम नंबर को चूज़ करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग, राइट। ओके, अब जब मैंने रैंडम नंबर की बात कर ली तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई। तो बहुत सारे नंबर्स में से जब कोई एक नंबर, एक सबसेट सेलेक्ट किया जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग, ओके, राइट। जैसे आप लोग नोटिस करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में कितने परसेंट वोट डलेंगे, मान लेते हैं दिल्ली में कितने परसेंट वोट डलेंगे, इसके पहले से ही सैम्पलिंग हो जाती है और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाती है, राइट। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बताते हैं कि हमने 1000 लोगों से बात करी, 1000 में से 200 लोग बोल रहे थे कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे। मान लेते जो पार्टी है उसका नाम है टी पार्टी, वो टी पार्टी को वोट देंगे, राइट। तो टी पार्टी को वोट देने के लिए हमें कितने परसेंट वोट आ गए भाई, हमारे पास 20% वोट्स आ गए। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। हमने किसी बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से थोड़ा सा एक सबसेट रैंडम सैम्पलिंग कर ली। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, जब मैं जजमेंट या कन्वीनियंस के बिहाफ पे कोटा सैम्पलिंग की, यार ऐसा करते हैं जितने लोग हमारे पास हैं उन लोगों से पहले बात कर लेते हैं। मेरा एक जो है सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं सर्वे वाली कंपनी के अंदर ही सभी लोगों से बात कर लूँगा, आप लोगों को क्या लगता है। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसमें हमने किसी प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे उसका सहारा नहीं लिया, हमने डायरेक्टली लोगों से बात कर ली जो हमारे कन्वीनियंस में थे। प्रोबेबिलिटी के अंदर मान लेते हैं बहुत सारी कस्टमर की आईडीज़ हैं, उस बॉक्स में रखी हैं, उसमें से कोई लॉट निकाल ली हमने, तो ये प्रोबेबिलिटी थी। है नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई एक कस्टमर आ रहा है, वॉक इन कस्टमर है, इंटरव्यूइंग, हमने इंटरव्यू कर लिया किसी वॉक इन कस्टमर को, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। हमें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है ये चेक करने के लिए हम रैंडमली किसी प्रोडक्ट को या तो चूज़ कर सकते हैं। जब मैं रैंडमली किसी प्रोडक्ट को चूज़ कर रहा हूँ तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ उनसे, राइट, या फिर जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। वाई सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट इन रिसर्च, अगर मान लेते हैं आपको रिसर्च करनी है, पता लगाना है कैसी चीज़ें कहाँ कैसे चल रही है, तो आपको सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करना होगा। क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, इसके बारे में बताओ। तो देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोवाइड्स स्टैटिस्टिकली वैलिड अनबायस्ड एस्टिमेट। देखो, अगर कोई कस्टमर मान लेते हैं आज आया है, तो उस टाइम पर, डेट पर क्या प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा उसको देखकर, राइट। लेकिन अगर किसी रैंडमली ऐसे लोगों को चूज़ किया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता कि क्या कैसे क्या होने वाला है, तो उनके अंदर चांसेस जो हैं वो अनबायस्ड रिजल्ट निकलेंगे, ठीक है। तो फ़ायदा क्या रहता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, हमारे सिलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर यानी कि कोई रिजल्ट ड्रॉ करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिवनेस होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। नुकसान क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, कि भाई बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको रैंडम डेटा बार बार छाटना पड़ेगा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, टास्क कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली भी है। कंप्लीट पॉपुलेशन लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए, कहाँ कहाँ आपको लोगों के बारे में पता है, कहाँ कहाँ नहीं पता, राइट। तो डिस्पाइट चैलेंजेस इट इज़ क्रूशियल रिसर्च फॉर जनरलाइजिंग फाइंडिंग्स। अगला टॉपिक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स इज हाइपोथेसिस
टेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, टाइप और प्रोसीजर्स के बारे में। देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं अगर किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना हो क्या तो। ओके, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, राइट, जिससे हम किसी हाइपोथेसिस को एक पॉपुलेशन पैरामीटर में एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करते हैं। मान लेते हैं मुझे ये चेक करना है कि कोई कंडीशन मीट करती है या नहीं करती, कोई एक्शन अकर होता है या नहीं होता, इस हाइपोथेसिस को मुझे टेस्ट करना है। तो मैं इसे पहले फॉर्मुलेट करूँगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फिर इसके सिग्निफिकेंस लेवल यानी कि अल्फा के को सिलेक्ट करूँगा, अप्रोप्रिएट टेस्ट चूज़ करूँगा स्टैटिस्टिक्स के, और डिफाइन करूँगा इनके डिसीजन रूल की, कैसे डिसीजन लिया जाएगा कि ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है। उसके बाद इस टेस्ट को कंप्यूट करूँगा पूरे डेटा के बिहाफ पे, फिर एक डिसीजन बनाऊँगा, या तो एक्सेप्ट करूँगा या फिर रिजेक्ट करूँगा, यानी कि H0। ओके, राइट नाउ, ओके, सो differentiate between null and alternative hypothesis, provide example relevant to business studies। देखिए नल हाइपोथेसिस में कोई भी इफेक्ट या डिफरेंस हम लोग अज्यूम नहीं करते, जैसे मंथली एवरेज सेल 50,000 रुपीज़ है, ये क्या है, हमने कोई भी इफेक्ट और डिफरेंस इसमें अज्यूम नहीं किया। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये हो सकती है कि हम डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ऐसा अज्यूम करेंगे, एवरेज मंथली सेल्स जो है वो 50,000 से इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू 50,000। H0 को यानी कि नल हाइपोथेसिस को डायरेक्टली टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, राइट, ओके। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओके, राइट नाउ। So correct formulation is vital for business analysis accuracy. What is type A and type 2 errors in hypothesis testing? मान लेते हैं कि अगर कोई टाइप A एरर आप कर रहे हो यानी कि अल्फ़ा आप से आकर हो रहा है, तो या तो आप जितने भी ट्रू नल हाइपोथेसिस हैं उनको रिजेक्ट कर दे रहे हो, तभी तो ये टाइप 1 एरर आ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई मशीन है, मशीन रिजेक्टिंग दैट मशीन प्रोड्यूसेस स्टैंडर्ड आइटम्स व्हेन इट एक्चुअली डज। अगर किसी स्टैंडर्ड के आइटम को हमने प्रोड्यूस करने के लिए मशीन को बनाया है, लेकिन फिर भी वो मशीन जो है उसको एरर की तरह निकाल दे रही है कि भाई ये सही नहीं है, प्रोडक्ट सही नहीं है, रिजेक्ट हो जा रहा है, तो दिस इज़ टाइप 1 एरर। दिस इज़ व्हाट, टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर के अंदर क्या होता है, किसी गलत हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। टाइप 1 एरर में क्या होता है, ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन टाइप 2 में फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जैसे अगर कोई मार्केटिंग कैंपेन है, उसने सेल बढ़ाई है या नहीं, इसमें हम फेल हो जाते हैं पता लगाने में, ओके। टाइप 1 अननेसेसरी चेंजेस लेकर आता है, जैसे मान लेते कोई मशीन बार बार रिजेक्ट करिए सही प्रोडक्ट को भी, तो हमें इसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे बहुत सारे। लेकिन टाइप 2 हमसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस करा देगा या फिर फॉल्ट क्रिएट कर देगा, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज डिसीजन थ्योरी या फिर डिसीजन ट्री। आपके पास कोई डिसीजन लेते हैं, यस बोलते हैं तो आपके पास कोई एक ऑप्शन आएगा, नो बोलते हैं तो कोई दूसरा ऑप्शन आएगा। इसमें भी यस बोलेंगे तो कोई दूसरा ऑप्शन आएगा, नो बोलेंगे तो कोई दूसरा ऑप्शन आएगा। इसमें भी कोई यस बोलेंगे तो कोई दूसरा ऑप्शन आएगा, कोई तीसरा ऑप्शन आएगा। दिस इज़ व्हाट, दिस इज डिसीजन ट्री गाइस, दिस इज़ व्हाट। आप देख रहे हैं ध्यान से कि ये क्या है, एक ट्री की तरह बनता चला जा रहा है, राइट, ओके। सो डिसीजन ट्री लुक्स लाइक समथिंग दिस। सो discuss the key component and significance in decision making under uncertainty. Decision theory is a framework for making logical choices under uncertainty by evaluating different strategies and outcomes. तो देखिए आप डिसीजन अल्टरनेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास और कौन से डिसीजंस हैं अगर ये डिसीजन नहीं है तो। स्टेट ऑफ नेचर, फ्यूचर कंडीशंस बियॉन्ड कंट्रोल हैं क्या, उसके बिहाफ पे अगर मैं अभी हाँ बोल देता हूँ तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बाद में ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं रही तो क्या होगा, इसके बिहाफ पे हम डिसीजन बना लेते हैं। पे ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, डिसीजन नहीं लिया तो क्या लॉस मेरा हो जाएगा। डिसीजन क्राइटेरिया रहेगा मैक्सिमैक्स, मिनीमैक्स, रिग्रेट या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये डिसीजन क्राइटेरियाज होते हैं गाइस, ठीक है। मैं आपको अभी बहुत सारे एक्सप्लोर करके इसलिए नहीं पढ़ा रहा, बहुत कम समय है हमारे पास, और अगर आप हमारे ट्यूशन क्लासेस में आएंगे तो ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे
8 to 8 4x7 188 पर आप कॉल करके ट्यूशन क्लासेस बुक कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस है, आपकी एडमिशन फ़ीस से भी कम है हमारी ट्यूशन क्लासेस की फ़ीस, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस नाउ। ओके, वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लग रही है, तो फिर से आप चाहेंगे तो नहीं, अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, जिससे आप जैसे ही बाकी स्टूडेंट्स को ये वीडियो सजेस्ट किया जाता है, राइट। ओके, तो आप जितनी इंगेजमेंट इस वीडियो में शो करेंगे, आपको आपके बाकी दोस्तों के साथ, क्योंकि आप तो अभी ऑफिस से आए हैं, मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, यू नो, तो आप लोगों के साथ बाकी लोग भी इसको सीख पाएँ। तो प्लीज़ सर, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो दैट कैन हेल्प अदर स्टूडेंट्स टू। ओके, राइट, थोड़ा सा मदद करते हैं, ठीक है। राइट, वापस आते हैं नाउ। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन ऑफ डिसीजन थ्योरी। देखिए, मैनेजर्स चूज मोस्ट रेशनल अल्टरनेटिव। अब रेशनल क्या होता है कि किससे क्या फ़ायदा होगा, किससे क्या नुकसान होगा, पहले तोल के डिसीजन लेना, इसी को रेशनल डिसीजन बोलते हैं, राइट। ओके, नाउ अंडर रिस्क और अनसर्टेनिटी, इम्प्रूविंग रिसोर्स एलोकेशन एंड स्ट्रेटेजिक आउटकम्स। एक्सप्लेन द डिसीजन ट्री अप्रोच, हाउ इट एड्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। देखिए, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर डिसीजन ट्री बहुत मदद करता है। डिसीजन ट्री एक ग्राफिकल टूल है जो बहुत सारे अल्टरनेट डिसीजंस को शो करता है, आपके चांस इवेंट को शो करता है, आउटकम्स की सिक्वेंशियलिटी दिखाता है, क्या क्या फीचर्स है इसमें। बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, नोड्स होते हैं, पे ऑफ होते हैं। ब्रांचेस रिप्रेजेंट करते हैं सर्टेन और अनसर्टेन इवेंट्स को, राइट। नोड्स रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर या फिर सर्कल्स को। डिसीजन नोड्स या चांस नोड्स, अगर आपने ये डिसीजन लिया तो क्या चांस होगा, इस तरीके से। पे ऑफ कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच पाथ यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये आपको कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेज डिसीजन में सपोर्ट करता है, ठीक है। कई नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, तो जब ये लॉन्च होगा तो प्राइस क्या रहेगा, उस प्राइस रेंज में कौन सा कस्टमर सेट इसे बाय करेगा, कौन से कस्टमर सेट के लिए ये पैकेजिंग कलर किस तरीके से मैटर करता है। तो ये आप नोट करें तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है। तो आप क्या करेंगे, डिसीजन ट्री का यूज़ करेंगे। विजुलाइज और कंपेयर करने में मदद करता है, अगर आप अल्टरनेट डिसीजन लेते हैं तो क्या होगा। ओके, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द ची स्क्वायर टेस्ट थ्योरी। इसका क्या एप्लीकेशन रहता है और क्या थ्योरी है। ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन नेगेटिव राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। नॉन नेगेटिव ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग चेक करते हैं जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं। जनरली इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, राइट स्क्यूड ऐसे बनेगा गाइस, ची स्क्वायर का जो ग्राफ है, ठीक है, राइट। ओके, नाउ सो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एप्लीकेशंस। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, डिटरमाइन इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, कस्टमर एज एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंस। रिलेटिविटी के लिए यूज़ हो रहा है, रिलेशनशिप के लिए यूज़ हो रहा है, राइट। गुडनेस ऑफ फिट, टेस्ट्स इफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मैच एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अंडर अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मल और नॉर्मल। तो अगर आप कुछ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ है और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ है, उनका रिलेटिविटी या फिर उनके रिलेशनशिप को चेक करने के लिए हम लोग ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। ओके, तो सर्वे एनालिसिस के लिए यूज़ होता है ये, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, मार्केट रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्कस द अजम्पशन एंड लिमिटेशंस ऑफ द ची स्क्वायर टेस्ट। देखिए, अजम्पशन क्या मान कर चलते हैं जब भी हम ची स्क्वायर टेस्ट करते हैं तो कि सैम्पल डेटा रैंडम है, इंडिपेंडेंट है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हर एक सेल के अंदर 5 से या तो बड़ी है या तो बराबर है। वेरिएबल्स मस्ट बी कैटेगोरिकल। ओके, लिमिटेशंस क्या रहता है, बहुत छोटे डेटा के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाता है ची स्क्वायर, सूटेबल नहीं रहता कंटिन्यूस डेटा के लिए। कांट इस्टेब्लिश कैजुअलिटी, ओनली एसोसिएशन, जो चीज़ें अलग होंगी उनको नहीं एसोसिएट कर सकता, जो रिलेटेबल कंटेंट है सिर्फ उसी को एसोसिएट कर पाएगा ये। बहुत सारे लिमिटेशन होने के बावजूद भी ची स्क्वायर वैल्यूएबल होता है कंटीजेंसी टेबल और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को वैलिडेट करने के लिए। ओके, now let's move to the another topic, that is measure of central tendency, mean or medium. Arithmetic mean is the most widely used measure for central tendency. देखो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है अर्थमेटिक मीन निकालना, बहुत आसान है। हम किसी काम को इसलिए करते हैं या तो बहुत आसान हो या तो बहुत सस्ता हो, कुल मिलाकर जो चीज़ बहुत आसान हो, right? So arithmetic mean is most commonly used measure due to its simplicity, use of all data points and suitability for further statistical analysis. मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है कि भाई सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज़ ज़ीरो। अगर आपने मीन निकाला है और उसके बाद आप सभी
डेविएशंस का सम निकाल देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक डेटा सेट है x इक्वल्स टू 2 4 6, क्या है गाइस, 2 4 6। अब आपको अगर इसका मीन निकालना है तो भाई क्या होगा, इसका मीन गाइस, यस मीन कैसे निकालते हैं, खैर ये तो प्रॉपर्टी है, मीन नहीं निकालेंगे। 2 4 6, तो अगर मुझे क्या करना है, इसका पता लगाना है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वो सही बैठ रही है कि नहीं, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू, ठीक है, सबको प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 3 वैल्यूज़ हैं, 2 4 6, ठीक है, 10 2 12 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा गाइस, 4 आ जाएगा। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे, -2, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 4 में से 6 माइनस करेंगे +2, ठीक है, राइट, ओके, सॉरी 6 में से 4 माइनस करेंगे, ना सब में से 4 माइनस करेंगे बेसिकली, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -2 0 +2, इनको सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। दिस इज व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी इज सेइंग, मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वाड डेविएशन, जो स्क्वाड डेविएशंस का जो सम रहता है वो मिनिमाइज हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती है तो वहाँ पे अर्थमेटिक मीन थोड़ा सा हिल जाता है, चेंज हो जाता है गाइस, कभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कभी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, बजटिंग के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, वेयर कंप्लीट न्यूमेरिकल डेटा सेट इज़ अवेलेबल। ध्यान रखिएगा, इन सब के लिए यूज़ तो होगा लेकिन कंप्लीट डेटा सेट अवेलेबल होना चाहिए, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में। नेक्स्ट, explain the mathematical properties of median. What is median preferred over when median preferred over mean? तो mathematical properties होती है कि भाई जो median होता है ना वो positional average होता है, divides data into 2 equal halves, right? ये क्या करता है, डेटा को 2 equal halves में डिवाइड कर देता है, एक्सट्रीम वैल्यू से इन्फ्लुएंस नहीं होता, जैसा कि हमारा मीन हो जाता है। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम, यूनिकली डिफाइंड फॉर ऑर्डर्ड डेटा। कब प्रेफर किया जाता है, व्हेन डेटा इज स्क्यूड और कंटेन्स आउटलाइनर्स। जैसे अब स्क्यूड, या तो गाइस स्क्यूनेस क्या होती है, स्क्यूनेस कोई भी ग्राफ लेफ्ट की तरफ झुका हुआ हो या फिर कोई भी ग्राफ राइट की तरफ झुका हुआ हो तो हम इसको क्या कह देंगे गाइस, ये लेफ्ट स्क्यूनेस और राइट स्क्यूनेस, ओके राइट, ऐसे ये स्क्यूनेस है, किसी दिन आराम से डिस्कस करेंगे क्या होता है और भी न्यूमेरिकल वगैरह के साथ। नाउ सो व्हेन डेटा इज स्क्यूड तब हम मीडियन का यूज़ करते हैं, और कंटेन्स आउटलाइनर्स जैसे इनकम, प्रॉपर्टी प्राइजेस, राइट, फॉर ऑर्डिनल डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड्स। मीडियन बेटर रिफ्लेक्ट्स सेंट्रल लोकेशन इन एसिमेट्रिकल डेटा सेट। तो जनरली एसिमेट्रिकल डेटा सेट के लिए मीडियन यूज़ किया जाता है और सिमेट्रिकल डेटा सेट के लिए मीन यूज़ किया जाता है। सिमेट्रिकल के लिए मीन यूज़ किया जाता है, एसिमेट्रिकल के लिए गाइस कहाँ गया, ये रहा। तब तक वीडियो लाइक कर दीजिए यार। अब देखो इतने सारे लोगों ने लाइक कर दिया, आपने अभी भी नहीं लाइक किया, सर प्लीज़, अरे थोड़ा सा, ठीक है राइट, आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, बाकी सभी लोगों तक पहुँचेगा। इतना बोलेंगे ना डिसलाइक कर देंगे, नहीं प्लीज़ ओके नाउ सो हम लोग बात कर रहे थे कि मीडियन इज़ बेटर रिफ्लेक्ट्स सेंट्रल लोकेशन इन एसिमेट्रिकल डेटा, और जो मीन है उसे सिमेट्रिकल डेटा में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट। व्हाट इज़ रिग्रेशन एनालिसिस, बहुत ज़्यादा बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है राइट, ओके। सो regression analysis studies the relationship between dependent variable and one or more independent variable to predict or explain outcomes, ठीक है, ये है regression analysis। यहाँ पे जो ये डेटा होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये जो x होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है और ये जो है y इंटरसेप्ट है, ठीक है। अगर a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 हो जाए तो y इक्वल्स टू a हो जाएगा, y इंटरसेप्ट, ठीक राइट। नाउ कितने टाइप के बिजनेस एनालिटिक्स में रिग्रेशन यूज़ होता है, ठीक है राइट। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स यूज्ड इन बिजनेस एनालिटिक्स, ये होना चाहिए आंसर। तो
सिंपल लीनियर रिग्रेशन, वन प्रेडिक्टर वन आउटकम, जैसे हमने यहाँ पे बात करी। मल्टीपल रिग्रेशन प्रेडिक्टर्स, इसमें आप वैल्यूज ऐड करते चले आओ, BX1 BX2 BS3 ऐसे एंड तक, ऐसे मान लेते हैं B1 X1 B2 X2, ठीक है, डॉट 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 BN XN, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन हो जाएगा ये। तो मल्टीपल प्रेडिक्टर्स हैं, ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है गाइस, राइट, है ना। अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन y की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। लॉजिस्टिक नहीं है ये, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉग है गाइस, लॉग, ठीक है। तो बाइनरी आउटकम आता है इसके अंदर लॉग वैल्यूज़ का यूज़ करके। नॉन लीनियर रिग्रेशन, जब भी कर्व्ड रिलेशनशिप की बात होती है और जब हम ग्राफ के अंदर बात करते हैं तो इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है रिग्रेशन एनालिसिस को, डिमांड फोरकास्टिंग में, क्रेडिट स्कोरिंग में, प्राइसिंग मॉडल्स के अंदर, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। कोरिलेशन क्या है, जब भी किसी कंटेंट की वैल्यू दो वेरिएबल्स के बीच में होगी और लीनियर होगी, जैसे हाइट एंड वेट ऑफ इंडिविजुअल्स +1 -1, ठीक है, -1 से +1, अरे कुल मिलाकर जो डेटा एक दूसरे के साथ बढ़ता चला जाए उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई इनका कोरिलेशन है। अगर मैं आप लोगों की हाइट बढ़ाऊं तो वेट भी तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा ना, राइट। तो हाइट के साथ वेट का रिलेशन है, ये हाइट है ये वेट है, कोरिलेशन हो गया ये, राइट, ओके। अगर हाइट बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वेट बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी, ओके। बस मैं सिर्फ ये डायरेक्शनल की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शनल है ये, ठीक है। रिग्रेशन इज़ डायरेक्शनल, अगर h की वैल्यू बढ़ेगी तो w की वैल्यू बढ़ेगी कुल मिलाकर, लेकिन w की वैल्यू बढ़ेगी तो h की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, किधर डायरेक्शन दे रहा है वो डेटा बताएगा। नाउ रिग्रेशन एस्टिमेट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप एंड प्रेडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर। जैसे आप सेल्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे कैलकुलेट करो, मैंने y = a + bx के बारे में डिस्कस किया। ये क्या है, ये रिग्रेशन है बेसिकली, राइट। तो रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि फंक्शनल रिलेशनशिप कैलकुलेट की जाती है। मैंने बड़ा कचरा कर दिया गाइस, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोग ऐसे, अरे थोड़ा ये बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया गाइस। टॉम एंड जेरी देखते हो आप लोग, थोड़ा देख लिया करो, मन रिलैक्स रहता है, मैं भी देख लेता हूँ। नाउ हम बात करते गाइस कि रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन के अंदर देखिए वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर होता है। ये जो वेरिएबल है ना y, ये इसके ऊपर बेस्ड है कि अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक, राइट। तो बेसिकली ये रिग्रेशन है। नाउ प्रेडिक्टिंग सेल्स बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर, अगर आप अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे बेसिकली, तो आपकी सेल्स बढ़ेगी ना, लोगों तक ज़्यादा प्रचार पता लगेगा। लाइक कर दो गाइस, लाइक कर दो, हाँ प्रचार होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, राइट। आई होप कि आपको ये लेक्चर इफेक्टिवली समझ में आ रहा होगा। द मेन गोल इज़ टू रीच मैक्सिमम स्टूडेंट्स, पैसा कमाने का मेन गोल है गाइस। सुनिए वापस आते हैं, डिस्टिंक्शन क्या रहता है, देखिए कोरिलेशन इज़ सिमेट्रिक, रिग्रेशन इज़ डायरेक्शनल, ठीक है, राइट। रिग्रेशन एक्सप्लेन्स कॉज इफेक्ट, कोरिलेशन ओनली एसोसिएशन, इसमें कोई कॉज नहीं है गाइस बहुत ज़्यादा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज बर्नौली प्रोसेस, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे पता है आप लोगों के पुराने बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, किसी दिन एकदम आराम से टॉपिक बनाकर अच्छे से समझाऊंगा। अभी बर्नौली प्रोसेस या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए डिफाइन द बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रोसेस, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स where each trial has two possible outcome। दो हमारे पास ट्रायल्स है, या तो 1 आ सकता है या तो 0 आ सकता है, या तो सक्सेस हो सकता है या तो फेलियर हो सकता है, विद द कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसी को हम बोलते हैं बर्नौली प्रोसेस, ठीक है, राइट। नाउ रिलेशन क्या रहता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n बर्नौली ट्रायल्स फॉलोज अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लेते हैं किसी भी कॉइन को 10 बार अगर आप टॉस करेंगे तो हेड फॉलो करेगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद p = 0.5। मीन्स आपका हेड कितनी बार आएगा, 5 बार 10 में से। कि अगर मैं मान लेते हैं हेड्स लाना चाहता हूँ तो हेड्स की प्रोबेबिलिटी होगी क्या, ठीक है, 0.5।
1/2 नाउ क्वालिटी कंट्रोल के अंदर यूज़ होता है, इन्वेंटरी डिसीजन के अंदर और रिस्क मॉडलिंग के अंदर भी यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन क्वेश्चनर डिज़ाइन, A well-designed questionnaire ensures success of data collection. Discuss the characteristics of effective questionnaire. देखिए एक वेल डिजाइन क्वेश्चनर जो होता है वो डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है और रिस्पॉन्स रेट को बढ़िया कर देता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक बढ़िया क्वेश्चनर के अंदर? अगर आप लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे सैम्पल लेना चाहते हैं, उनसे फीडबैक लेना चाहते हैं, तो आप जो सवाल उनसे पूछने वाले हैं, जो क्वेश्चनर उनसे पूछने वाले हैं, वो कैसा होना चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए क्वेश्चंस का, ठीक है, रिलेवेंट एंड कंसाइज कंटेंट होना चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्वेश्चंस। बहुत सारे सवाल पूछोगे, ज़्यादा देर कस्टमर खड़ा रहेगा, भाग जाएगा, पूरा सैंपल ही आप ले नहीं पाओगे, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ सेंसिटिव और पर्सनल क्वेश्चंस, घर का एड्रेस मत पूछिए उनसे, मोबाइल नंबर मत पूछिए, ईमेल आईडी मत पूछिए, कोशिश कीजिए कि सेंसिटिव डेटा ना पूछें आप उनसे, राइट। उनका कोई सोशल हैंडल पूछ लो, बाद में पता करते रहना। यूज़ ऑफ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस फॉर इजी एनालिसिस। क्लोज क्वेश्चन क्या होता है? यस और नो क्वेश्चंस, उसमें ज़्यादा व्यक्ति खुश रहता है आंसर देने में। कवर लेटर इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पर्पस, कवर लेटर होना चाहिए कि आप किस लिए कर रहे हैं काम। सो एक अच्छे क्वेश्चनर के अंदर कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी होती है इन प्राइमरी डेटा कलेक्शन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है गाइस? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट, मीन या प्रोपोर्शन, जिनको हम रिपीटेड रैंडम सैंपल से निकालते हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की। क्या इंपॉर्टेंस रहता है इन्फरेंस यानी कि रिजल्ट निकालने में? एक बेस मिल जाता है आपको पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं उनको उनका कंस्ट्रक्शन करने में मदद मिल जाती है, यानी कि पता लगाने में मदद मिल जाती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने में आपको मदद मिलती है। सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड, एरर एंड वेरिएबिलिटी, ये जो सैम्पल फाइंडिंग है और पॉपुलेशन लेवल डिसीजन मेकिंग है, इन दोनों के बीच में ब्रिज क्रिएट करता है, तो ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पॉसिबल बना देता है। व्हाट इज़ टाइम सीरीज़ एंड बॉक्स जेनकिंस मॉडल? टाइम सीरीज़ एनालिसिस क्या है? देखिए, कोई भी जब किसी भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है विद द टाइम स्टैम्प्स, ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है? इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग डेटा पॉइंट्स कलेक्टेड सीक्वेंसली ओवर टाइम टू आइडेंटिफाई पैटर्न सच एज ट्रेंड, सीजनलिटी एंड साइकिल, कि हर सीजन में कितना माल बिकता है, इसके लिए हम टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज़ करते हैं। बॉक्स जेनकिन मॉडल यानी कि एरिमा, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, ऑटो रिग्रेसिव जिसको AR बोलते हैं, मूविंग एवरेज जिसको MA बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड, राइट, आई। So is used for modeling and forecasting non-stationary time series by differentiating I to remove trends, AR terms to capture past values, MA terms for past errors. कहाँ यूज़ होता है गाइस? फोरकास्ट को to help managers forecast sales, demand और production based on historical trends. पिछले साल कितना सेल हुआ था, इस बार कितना सेल होगा, ये हम टाइम सीरीज एनालिसिस या फिर बॉक्स जेनकिन मॉडल के थ्रू पता लगा सकते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है गाइस? व्हाट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम? CLT, राइट। सो व्हाई इट इज कंसिडर्ड फंडामेंटल इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स? CLT states that the large sample size n is equals or greater than 30, for suppose the sampling distribution of sample mean approaches a normal distribution regardless of population size. कहाँ का सिग्निफिकेंस, क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं या फिर क्या इंपॉर्टेंस है? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्टिफाइंग यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इन्फरेंस, रिजल्ट निकालने के लिए, enables use of Z-square and confidence intervals, fundamental for hypothesis testing, right? It allows reliable conclusions about population parameter for sample statistics, right? शॉर्ट नोट्स जिनको कॉमनली पूछा जाता है, 1 टेल्ड 2 टेल्ड टेस्ट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, बेस थ्योरम, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, राइट, लीनियर रिग्रेसिव वर्सेस कोरिलेशन। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू गाइस आर रियली ऑसम। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको और कुछ पूछना है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कोई सवाल है, तो प्लीज़ आप इस
वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़, अगर आपको कोई ट्यूशन क्लासेस चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है किशन कनौजिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, लाइक सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।